हेलो स्टूडेंट, आज हम यूपीएससी प्रीलिम 27 का टेस्ट नंबर 2 करेंगे दृष्टि का, जिसमें हम ये कुछ पेपर है हमारा हिस्ट्री का, जिसमें हिस्ट्री से हमारे क्वेश्चन होंगे 70 और मैपिंग से 5 और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन होंगे। ये पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1915-16 के दौरान भारत के व्यापक दौरों के पीछे गांधी का तात्कालिक उद्देश्य था? और ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, प्रांतीय कांग्रेस समिति को संगठित करना। बी है असहयोग आंदोलन की तैयारी करना। सी है सक्रिय राजनीति में प्रवेश से पहले भारत की जमीनी वास्तविकताओं का अध्ययन करना। लखनऊ समझौते के लिए समर्थन जुटाना। तो हमारा इसमें आंसर होगा सी। ये हमारा सी वाला आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? चंपारण, नील की खेती करने वाले किसानों की शिकायतों की जांच के लिए गांधी जी को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए एक आधिकारिक समिति का गठन। अहमदाबाद, एक औद्योगिक विवाद को हल करने की विधि के रूप में भारत में गांधी जी का पहला उपवास। या खेड़ा, किसानों की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बगैर सभी किसानों के लिए भू राजस्व की माफ़ी। इसमें हमारा कथन होगा ए 1 और 2 सही है, क्योंकि 1 और 2 सही है। खेड़ा में क्या, किसानों की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बगैर सभी किसानों के लिए भू राजस्व की माफ़ी नहीं था। इसमें जो खेड़ा में 1980 में फसल की विफलता के कारण जो भू राजस्व के लिए जो माफ़ी की मांग थी ना, वो सरकार ने सभी किसानों को पूर्ण छूट प्रदान नहीं की थी। इसमें है कि पूर्ण माफ़ी की मांग, इसलिए ये सही नहीं है। इसके बजाय उन्होंने राजस्व को एकत्रित करने पर अपनी सहमति जताई थी, जो भुगतान करने में सक्षम थे। तो ये वाला हमारा सही नहीं है। और हमारा आंसर होगा इसमें 1 और 2। मॉन्टेस्क्यू घोषणा 1917 और भारत शासन अधिनियम 19 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉन्टेस्क्यू घोषणा ने ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति की घोषणा की। भारत शासन अधिनियम 1990 ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर द्वैध शासन की शुरुआत की। भारत शासन अधिनियम 1990 ने पृथक निर्वाचन मंडलों की प्रणालियों को बनाए रखा और उसे अतिरिक्त समुदायों तक विस्तारित किया। तो हमारा इसका आंसर होगा, पर आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा हमारा 1 और 3, यानी कि हमारा इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रोलेक्ट एक्ट राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही है? यानी कि रोलेक्ट एक्ट ने भारत को किसी व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना मुद्दे के हिरासत में रखने का अधिकार प्रदान किया। ऑप्शन नंबर 2 है, गांधी जी ने रोलेक्ट विधायकों के कानून बनाने से पहले ही उनके खिलाफ सविनय अवज्ञा करने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन किया। तो इसमें हमारे दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। इसका आंसर होगा C4 का। और
क्वेश्चन नंबर 5 है, असहयोग आंदोलन की उत्प्रेरक परिस्थितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर है, पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने और जनरल डायर के कार्यों के समर्थन में ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय विश्वास को और बढ़ा दिया। खिलाफत का मुद्दा इसलिए, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, खिलाफत का मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि युद्ध बाद की संधि ने तुर्की खलीफा के लौकिक अधिकार को संरक्षित किया, लेकिन उनके धार्मिक अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। गांधी ने पंजाब के अन्याय, खिलाफत आंदोलन और स्वराज के मुद्दों को एक साझा राष्ट्रीय कार्यक्रम में जोड़कर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसमें हमारा ऑप्शन होगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर पहला है, बॉम्बे में गठित खिलाफत समिति ने प्रारंभ में अपनी गतिविधियों को खलीफा के समर्थन में बैठकों को याचिकाओं और प्रतियुक्तियों तक सीमित रखा। और ये इंग्लिश में भी सारे पीडीएफ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन है, वर्ष 1990 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में हसरत मोहानी ने पहली बार ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया। ऑप्शन 3 है हमारा, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत समिति की अध्यक्षता कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम के औपचारिक रूप में अनुमोदन करने के लिए स्वीकार की थी। तो हमारा इसका ऑप्शन है 6 का ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस द्वारा अपनाए गए असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधियों और मानदंड पदों की वापसी, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों और विधान परिषदों का बहिष्कार। ऑप्शन 3 है, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और विवाद के निपटारे के लिए पंचायतों को बढ़ावा देना। 4 है, आंदोलन के तत्कालिक प्रथम चरण के रूप में करों के भुगतान न करने सहित सार्वजनिक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन है 1, 2 और 3, यानी हमारा आंसर होगा वी। 4 हमारा इसमें गलत है, क्योंकि उसमें क्या था ना कि आंदोलन के तत्कालिक प्रथम चरण के रूप में करों के भुगतान न करने से सार्वजनिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा, गलत होगा। 4, 1, 2 और 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी केवल चोरा चोरी घटना की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि महात्मा गांधी की इस चिंता को भी दर्शाती है कि आंदोलन अहिंसा के सिद्धांत से दूर जा रहा था और एक अनियंत्रित सार्वजनिक विद्रोह की ओर बढ़ रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त अभिकथन के आधार है? आंसर है हमारा इसका, हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, चोरी घटना ने प्रदर्शित किया कि आंदोलन के कुछ वर्ग हिंसक हो गए थे। 2 है, कई क्षेत्रों में किसानों की भागीदारी ने भू राजस्व विरोधी और जमींदार विरोधी संघर्षों का रूप ले लिया था, जिससे कांग्रेस नेतृत्व प्रोत्साहित नहीं करना चाहता था। तो इसका आंसर होगा हमारा, ऊपर देखते हैं, वी। ऑप्शन 3 है, ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और दमनकारी उपायों को वापस लेने पर सहमत होकर प्रस्तावित बारदोली सत्याग्रह से पहले गांधी जी के अल्टीमेटम को स्वीकार
कर लिया था। तो ये हमारा थर्ड वाला इसमें गलत होगा, हमारा आंसर होगा वी, क्योंकि ये कथन हमारा सही नहीं है, क्योंकि लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी थी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन हमारा सही नहीं है। स्वराज पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने औपनिवेशिक सरकार के सहयोग करने के बजाय भारत शासन अधिनियम 1919 के कामकाज को अतिरिक्त रूप से बाधित करने के उद्देश्य से परिषद में प्रवेश की वकालत की। इसकी अवरोधक रणनीति में बजट को अस्वीकार करना, आधिकारिक विधेयकों का विरोध करना और उत्तरदायी सरकार के लिए दबाव डालने के लिए विधायी प्रक्रियाओं का उपयोग करना शामिल था। अवरोधक रणनीति ने अतः ब्रिटिश सरकार को भारत शासन अधिनियम 1919 का त्याग करने और साइमन कमीशन की नियुक्ति से पहले उसे बदलने के लिए मजबूर किया। हमारा 19 का इसका आंसर होगा हमारा 1 2, क्योंकि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर वैचारिक विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, अपरिवर्तनवादियों ने विधान परिषद में भागीदारी का विरोध किया और गांधी संरचनात्मक कार्य की वकालत की। ऑप्शन 2 है, परिवर्तनवादियों ने द्वैध शासन के कामकाज को अतिरिक्त रूप से बाधित करने के लिए परिषद में प्रवेश का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस के संगठन ढांचे के तहत कार्य करना जारी रखा। तो इसमें हमारे दोनों ऑप्शन ही सही होंगे, तो हमारा आंसर होगा इसमें सी। ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है सारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1919 की समाप्ति से पहले केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के हस्तांतरण में वार्ता करने हेतु। ऑप्शन बी है, वैधानिक समीक्षा से पहले तत्काल प्रांतीय स्वायत्तता के लिए मूडीमैन समिति की सिफारिश को लागू करने हेतु। सी है, भारत का संविधान बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान सभा की मांग को पूरा करने हेतु। डी है, एक भविष्य की लेबर सरकार को भारतीय प्रतिनिधि और अधिक उदार संवैधानिक सिफारिश वाला एक वैधानिक आयोग गठित करने से रोकने हेतु। हमारा इसका आंसर होगा डी। हमारा आंसर है इसका डी, एक भविष्य की लेबर सरकार को भारतीय प्रतिनिधि और उदार संवैधानिक सिफारिश वाला एक वैधानिक आयोग गठित करने से रोकने हेतु। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, इसने भारत के लिए तत्काल संवैधानिक लक्ष्यों के रूप में डोमिनियन स्टेटस की सिफारिश की। ऑप्शन 2 है, इसने अल्पसंख्यकों के पदों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव रखा, जबकि पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार किया गया। ऑप्शन 3 है, इसने प्रस्तावित संघीय संविधान की आवश्यकता विशेषता के रूप में अवशिष्ट शक्तियों के प्रांतों में निहित किया। ऑप्शन 4 है, इसने प्रस्तावित संघीय संविधान की आवश्यकता विशेषता के रूप में अवशिष्ट शक्तियों के प्रांतों में निहित किया। ऑप्शन 5 है, इसने प्रस्तावित संघीय संविधान की आवश्यकता विशेषता के रूप में अवशिष्ट शक्तियों के प्रांतों में निहित किया।
हमारा आंसर होगा इसका ए 1 और 2। इसमें क्वेश्चन थर्ड वाला गलत है, 1 और 2 सही है। थर्टीन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण से पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, साइमन कमीशन ने डोमिनियन स्टेटस की सिफारिश की थी जिससे कांग्रेस अपर्याप्त मानती थी। बी है, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस द्वारा निर्धारित समय सीमा में नेहरू रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में विफल रही। सी है, इरविन घोषणा ने भारत में ब्रिटिश नीति के उद्देश्य के रूप में डोमिनियन स्टेटस को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ने कांग्रेस को भारतीय राय के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। हमारा 13 का आंसर होगा बी, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस द्वारा निर्धारित समय सीमा में नेहरू रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में विफल रही। हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने प्रस्तावित आंदोलनों को स्थगित करने की पेशकश की यदि ब्रिटिश सरकार उनकी मांगों को स्वीकार कर लेती। ऑप्शन 2 है हमारा, असहयोग आंदोलन के विपरीत सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसे कानून के सायास उल्लंघन के साथ शुरू हुआ जिससे इसके सार्वभौमिक आकर्षक और प्रतीकात्मक महत्व के लिए चुना गया था। 3 आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान कांग्रेस कार्यक्रम में औद्योगिक हड़तालों को राष्ट्रव्यापी अभियान के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया। हमारा 14 का आंसर होगा 1 और 2। इसमें हमारा 13 वाला गलत है, 3 वाला गलत है। ये हमारा आंसर होगा ए। 15 क्वेश्चन है हमारा, दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सी। वैसे इसमें हमारा आंसर दांडी मार्च यानी कि 7, ये क्वेश्चन है इसमें, दांडी मार्च साबरमती आश्रम से 70 स्वयंसेवकों के साथ शुरू हुआ और दांडी में नमक कानून के जानबूझकर उल्लंघन के साथ समाप्त हुआ। ये ऑप्शन भी हमारा सही है। आंदोलन की एक उल्लेखनीय विशेषता महिलाओं की व्यापक भागीदारी थी। ये ऑप्शन भी हमारा सही है क्योंकि इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महिलाओं ने विदेशी कपड़ा दुकानों की पिकेटिंग, शराब की दुकानों को जुलूसों और प्रदर्शनों में शामिल होना, नमक बनाना, गिरफ्तारी को स्वीकार करना, काफ़ी कुछ था इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्षेत्रीय प्रसार के संबंध में निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित है। क्षेत्र घटना पेशावर, अब्दुल गफ्फार की गिरफ्तारी के बाद गढ़वाल राइफल का निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार, सोलापुर कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल के बाद पुलिस चौकियों और सरकारी इमारतों पर हमले। थ्री है वन सत्याग्रह, चारे लकड़ी और वन उपज पर पारंपरिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए वन कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन। और चटगांव सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारी शस्त्रागार की जब्ती। इसका हमारा ऑप्शन है डी, 1, 2 और 4 चारों सही है। जैसे चटगांव वाला ये हुआ था 18 अप्रैल
30। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी इरविन समझौता 1931 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, कांग्रेस सभी नवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हुई। ऑप्शन नंबर 2 है, समझौते में प्रवेश करने के बावजूद कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपने अंतिम राजनीतिक उद्देश्य के रूप में पुष्टि की। उड़ीसा में गांधी इरविन समझौते की लोकप्रिय प्रतिक्रिया उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण थी। 17 का हमारा आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस सभी नवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने पर सहमत हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नए संविधान के संबंध में श्वेत पत्र तैयार किया गया। डी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 18 का आंसर हमारा होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूना पैक्ट 1932 ने सांप्रदायिक पंचायत के तहत प्रस्तावित पृथक निर्वाचन मंडलों के सिद्धांत को स्वीकार किए बगैर दलित वर्गों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधि की विधि को बदल दिया। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन उपयुक्त कथनों के आधार पर है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, सांप्रदायिक पंचायत ने दलित वर्गों को एक पृथक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी और उन्हें अलग निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार दिया। ऑप्शन 2 है, पूना पैक्ट ने अलगाववादी निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की, साथ ही दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी। पूना पैक्ट ने प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया। निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके उत्तर बताएं। हमारा 19 का है 1 और 2। 20 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, भारतीय रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। इनमें प्रांतों में द्विज शासन को समाप्त कर केंद्र में उसे लागू किया गया था। इसमें विशिष्ट शक्तियां संघीय विधानमंडल को प्रदान की गई थी, जिससे वायसराय की विवेकाधीन शक्तियां काफ़ी हद तक सीमित हो गई थी। हमारा आंसर है इसका 1 यानी ए। थर्ड वाला गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1937 के प्रांतीय चुनावों और कांग्रेस मंत्रिमंडलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि विधानमंडलों में भाग लेने का उद्देश्य भारत शासन अधिनियम 1935 का विरोध करना और अतः उसे समाप्त करना था। ऑप्शन 2 में कहा था, कांग्रेस ने प्रारंभ में मंत्रिमंडलों के गठन से इनकार कर दिया जब तक कि गवर्नर यह आश्वासन न दे कि वे अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग निर्वाचित मंत्रिमंडलों के कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं करेंगे। ये दोनों ही कुछ ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा बी, सी।